जी सोनम, आप क्या कहेंगी? पहले तो मैं चावला सर से दो बातें पूछूंगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो तो जद्दोजहद कर रही थी अंग्रेजों के जो इंपीरियलिस्टिक जो पावर्स है उनके अगेंस्ट। तो अगर वो मुझे बता दें कि कोई एक मुस्लिम लीग का लीडर जो जेल गया हो, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद इस लेवल तक की हो कि उसको अंग्रेजों ने इनकारसरेट किया हो। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें या गांधी जी की बात करें या वीर सावरकर की बात करें, भारत के ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने हाउस अरेस्ट झेली। वीर सावरकर को तो आपको पता है काला पानी भेज दिया गया। मुस्लिम लीग का अगर वो मुझे एक लीडर बता दें जिसने असल में स्ट्रगल की हो अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरी बात ये, प्रोफेसर साहब ने कहा कि जब पार्टीशन होने सॉरी जब ये इंडिपेंडेंस होने वाली थी हिंदुस्तान की, तो मुसलमानों ने ये देखा कि यहाँ पे तो एक ओवरवेलमिंग हिंदू मेजोरिटी है। तो ये इनकी जो ऑफ कोर्स जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगी। जाहिर सी बात है, जब मेजोरिटी हिंदूज की है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगी, और वो मुसलमानों को एक्सेप्टेबल नहीं था। राइट। तो मैं प्रोफेसर साहब से ये बात पूछना चाहूंगी कि दुनिया भर में जो आज मुसलमान रहते हैं, अमेरिका में, यूके में, दुनिया भर में मुसलमान फैले हुए हैं ना, और दौड़ लगा के इमिग्रेंट बनने की दौड़ में है। वो दुनिया उनको कह रही है कि प्लीज वापस जाओ, वो कहते हैं नहीं हमें लो। अगर आप नहीं लो तो वो कहते हैं कि आप इस्लामोफोबिक हैं। तो मुसलमान किस हक से यूके में रहना चाहते हैं, यूएस में रहना चाहते हैं? आज जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, पाकिस्तान उनकी बड़ी हिमायत करता है। तो आज भी तो हमारे यहाँ पे ओवरवेलमिंग हिंदू मेजोरिटी है। आप जो हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों को जिन्ना साहब ने पीछे छोड़ दिया, जिनको उन्होंने कहा कि यू बेटर बी क्रश्ड, और आपको जो लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत आपको जो भी राइट्स मिलते हैं आप उनको एंजॉय करें। आप बिल्कुल जो सेफ है हिंदुस्तान में, आपको जो भी माइनॉरिटीज के राइट्स है वो आपको मिलेंगे। तो अगर हम इस लॉजिक पे जाएं जो प्रोफेसर साहब दे रहे हैं, तो फिर तो मुसलमानों को इस्लामिक कंट्री से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। ये क्या हुआ कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जहां पर हमारी मेजोरिटी है वहां पे हम कह देंगे हमें इस्लामिक रूल चाहिए क्योंकि हमारे पास नंबर्स है। जहां पर हमारे नंबर्स नहीं है वहां पे हम एक हिडन एजेंडा के तहत घुसेंगे कि यहाँ पे हम जाके अपने नंबर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये प्रॉब्लम तो दुनिया भर में है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की तो नहीं रह गई ना, ये तो हर जगह मुसलमान यही करते हैं। वहां जाते हैं और फिर कहते हैं, पहले कहते हैं कि वहां पे हमारे यहाँ पे शरिया नाफिज है, फिर कहते हैं जब दूसरे कंट्री में भाग जाते हैं तो वहां वहां जाके कहते हैं नहीं नहीं वो शरिया की इंटरप्रिटेशन गलत है, जो सीरिया में हो रहा है वो शरीयत नहीं है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो शरीयत नहीं है, रियल शरीयत कुछ और है। फिर उनको वो सिखाते हैं, फिर तीसरी बार कहते हैं कि नहीं आप अब हमारे हिसाब से रहो। तो ये जो तजादात है ना मुसलमानों के अंदर, ये उनके लिए प्रॉब्लम बनते ही रहेंगे। आप कितने भी डिबेट्स में बैठ के आर्ग्यूमेंट्स देते रहें, बट जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो इस चीज को फुली जस्टिफाई करते हैं कि अगर आज मुसलमानों को लेके दुनिया भर में एक डर है तो वो लेजिट फियर है। और अगर हिंदुस्तान में लोग गाय की पूजा करते थे तो वो हमारे अकीदे का हिस्सा है। आप पोर्क नहीं खाते हैं, वो आपके अकीदे का हिस्सा है। हम आज भी हिंदुस्तान में साथ में रहते हैं, हिंदू मुसलमान, हम एक दूसरे की टेरिटरी में ज्यादा नहीं घुसते हैं। इसी तरह से हम रह पा रहे हैं। अब कुछ होते हैं इस तरह के लोग जो जबरदस्ती आपको आके आपके सामने ही बैठ के बीफ खाएंगे। आप किसी भी होटल में जाएं हिंदुस्तान में, 5 स्टार में जाएं, आपको बीफ वहां पे मिलता है, क्यों नहीं मिलता? अब आप किसी की गाय चुरा के वो खाएंगे उसको सिर्फ जस्ट टू पुट दैट पर्सन इन प्लेस, तो ऑफ कोर्स फिर लड़ाई होगी। तो आपको उकसाना भी नहीं चाहिए ना, वो हमारे अकीदे का हिस्सा है। यू आर नोबडी टू कमेंट ऑन दैट। जिस तरह आपका एक अकीदा है वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम वो चीजें कभी भी नहीं कर सकते जो आप लोग करते हैं। तो आप अपने पे कायम रहे, हमें अपने पे कायम रहने दें। अच्छा इकबाल साहब, टू नेशन थ्योरी की आपने बात की कि हिंदुओं ने गोया वो शुरू की, इनडायरेक्टली आपने कहा। हमारे यहाँ तो सर कहा जाता है कि सर सैयद ने टू नेशन थ्योरी शुरू की। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी ये मुजद्दद अल-फसानी ने शुरू की, कुछ कहते हैं औरंगजेब आलमगीर ने शुरू की, कुछ कहते हैं ये तो कुरान में है। तो सर कौन सा वर्जन जो है उसको फिर हम एक्सेप्ट करें कि टू नेशन थ्योरी किसने शुरू की, और इज इट एन इटर्नल ट्रूथ, या पाकिस्तान बनने के साथ ही टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई, उसका मकसद कोई रहा नहीं? जैसे कि जिन्ना साहब ने कहा था 11 अगस्त वाली तकरीर में, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। इससे तो यही इंप्रेशन मिलता है कि वो एक सेकुलर स्टेट चाहते थे। लेकिन फिर अक्टूबर में जाके, सर अक्टूबर में उसी साल एक और बयान दे दिया उन्होंने। गालबन रॉयटर्स का कॉरेस्पॉन्डेंट था जिसको उन्होंने कहा टू नेशन थ्योरी इज नॉट अ थ्योरी, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ रियलिटी।
तो भाई कौन सा स्टेटमेंट फिर हम उनका दुरुस्त माने, 11 अगस्त वाला या अक्टूबर वाला? देखिए, ये जब इजराइल और फलस्तीन की अभी जो ऑनगोइंग वार है, वो जब अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर आया इधर इजराइल में, तो उसने कहा कि जी मैं एज ए जू आया हूँ, बाद में मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ अमेरिका का। तो यही मुझे सोनम महाजन साहबा से समझ नहीं आ रही है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंग्लैंड को और ब्रिटेन को और अमेरिका को, और वो मैं तो अपने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, ना मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना मैं कर सकता हूँ। ये शायद ठीक है, वैसे आपका कल्चर मिलता है, बहुत सारी कल्चरल वैल्यू मिलती है, और आपके तो मेरा ख्याल हमसे 10 गुना ने 20 गुना ज्यादा मैंने देखा डियास्पोरा है आपका। तो आपके तो पहले समुंदर पार नहीं जाते थे, वो गए हुए हैं, वो भी वापस आने को तैयार नहीं है। ये दुनिया का फिनोमेना है, ये इंटरनेशनल फिनोमेना है कि लोग फोर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन आप सुनने की जब आप बोलती हैं तो फिर आपको सुनना भी पड़ेगा, आपको बहुत सारी, मेरा भी एक नुक्ता इनका सुनना पड़ेगा। आपकी शकील साहब बात बिल्कुल बहुत वजन है कि देखिए ना, दो कौमी नजरिया क्या था बेसिकली। दो कौमी नजरिया पॉलिटिकल एक मैं समझ तो फॉर्मुलेशन थी, जिसमें यह कहा गया कि जी आप हिंदू और मुसलमान दो बड़ी कौमें। सरसिया ने भी ये लफ्ज बोला था कि ये साउथ एशिया है, ये सब कॉन्टिनेंट है, इट्स नॉट ए वन कंट्री वन स्टेट। यहाँ पर बहुत सारी रेसेस रहती हैं, बहुत सारी नेशंस रहती हैं, लेकिन दो बड़ी नेशन है, मुसलमान और हिंदू। और ये 19वीं सदी में कहा उन्होंने, और ये कहा जब हिंदुस्तान में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुतारफ हुई है 1882-83 में, उस वक्त उन्होंने कहा। और ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ 1875 में वो बनी है आर्य समाज, और आर्य समाज की शख्सियत पर बड़े असरात मुरतब हुए, वरना उससे पहले तो उनकी और फीलिंग थी। अब रहा ये जो कायदे आजम ने जो कहा पाकिस्तान बनने के बाद, वो तो मैंने आपको कहा उनकी लाहौर रेजोल्यूशन पे जो स्पीच है, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी नॉन मुस्लिम होंगे और हम उनको इक्वल राइट्स देंगे। उनकी बेशुमार तकारीरें 40 to 47 उस अगस्त से पहले वाली, जिसमें वो नॉन मुस्लिम को कोई हकारत से नहीं देख रहे, न सिखों के खिलाफ बोल रहे, न हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे। रहा ये जो उन्होंने बात की थी बीच में, जो वायलेंस यहाँ पर हुआ, पंजाब में हुआ, मैं माउंटबेटन पेपर पढ़े जाकर, एक एक वहां पर लफ्ज पढ़ना पड़ा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा गांधी जी से कि आप ऐसे कीजिए, मजम्मत कीजिए इसकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिना भी करे। तो जिना ने कहा जी ठीक है, पहले वो करे फिर मैं करे, फिर दोनों को करना पड़े कि हालात बिगड़ते जा रहे थे। तो ये तो आलम दोनों तरफ था, खाली एक तरफ नहीं था। और चूंकि खुद जवाहरलाल नेहरू कट्टा धरता थे, सरदार पटेल थे इंटीरियर मिनिस्टर थे, मैं उन पर नहीं जाता, हम कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे नहीं जाते, फैक्चर फिगर पे रहते हैं। तो जो कायदे आजम ने जो कहा ना 11 अगस्त वाली स्पीच, वो बिल्कुल उनके ख्यालात की सही अक्कासी करती थी। कायदे आजम ये सोच रहे थे कि जी एक तरफ वो नाकाम हुआ है 37 to 40, उसके बाद भी कायदे आजम ने कोशिश की कि कोई ऐसा जो कैबिनेट मिशन प्लान, जैसे आयशा जलाल साहबा लिखती हैं कि ये बहुत अच्छा एक सेटअप आ गया था, जिसमें मौलाना आजाद ने कलीदी रोल अदा किया था। अब कैबिनेट मिशन प्लान को सैबोटाज न किया जाता तो 10 साल तक हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, और उस एक्सपेरिमेंट में कोई ज्यादा उजरत ना की जाती, जो कि गांधी जी ने 17 मार्च को लेटर लिख दिया पंजाब और बंगाल में कि जब मुतालबा करते पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब का, यहाँ पर फिर रेजोल्यूशन भी पेश की गई। तो बहरहाल बात यह कि आपने राजगोपालाचार्य फार्मूला में 1942 में कह दिया कि जी पंजाब और बंगाल को तकसीम करें। फिर गांधी जी ना टॉक्स में आपने मुतालबा कर लिया जी पंजाब और बंगाल को तकसीम करें। तो बहरहाल ये वेवल ये सब चीजें देख रहे थे। तो तभी मैं ये समझता हूं कि जो जिना का ख्वाब ये था 40 में कि एक तरफ कांग्रेस का रहेगा सेक्युलरिज्म और सोकाल जी मुसलमान भी उनमें बड़ी था, उन्हें ये थोड़ी पता था इलेक्शन 37 के इलेक्शन में तो मुस्लिम लीग वाज नोवेयर, कांग्रेस ही जीती थी ना। तो 40 में ये रेजोल्यूशन आई है, 40 से 47 तक बड़ा एक सफर था जो तय करना था। और जब ये 46 में जब मुकदमा जीता है जनाब पाकिस्तान का, तो चाहिए यही था कि अब कुछ सब्र कर लेती कांग्रेस, कुछ सब्र कर लेते ब्रिटिश भी ट्रांसफर ऑफ पावर करने में। वो लॉर्ड माउंटबेटन
जो उन्होंने कहा शेमफुल फ्लाइट ना करते, जो कि वॉलपॉट ने कहा है, तो उन्हें जाने की जल्दी थी, तो हमें जिन्ना को फिर उन्होंने वही दिया जो जिन्ना कहता था, मैंने लूला लगड़ा मौत हिटन पाकिस्तान नहीं लेना है। लेकिन वो जब जा रहा था तो उनके पांव कौन पड़ा? गांधी, नेहरू के अल्लाह का वास्ता है आप हमारे गवर्नर जनरल बन जाइए, आप तो हमारे हीरो हैं। तो बहुत हिस्ट्री इज नॉट दैट सिंपल कि जिसपे अच्छा हम जी जी। अच्छा इकबाल साहब, मैंने एक दफा इंटरव्यू किया, प्रोफेसर मुक्तदर खान है, ही इज फ्रॉम हैदराबाद और अमेरिका में पढ़ाते हैं वो कहते हैं मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं ना तो मुझे पाकिस्तानी नजर आ जाते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुमने इतनी स्ट्रगल के साथ लाखों जानों का आप कहते हो कि कुर्बानी दे के आपने नया मुल्क बनाया और आप मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हो उसको। आपने तो कहा था कि हम एक आइडियल मुल्क बनाएंगे, हम इंडियंस को दिखाएंगे कि देखो मुल्क ऐसे चलता है, इंसाफ ऐसे होता है, इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी। तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ और आज हर पाकिस्तानी जो है वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। तो व्हाट हैपेंड टू दैट ड्रीम? वो क्या ड्रीम गॉन सॉवर? किसने कहा था? वो हमारे एक ब्यूरोक्रेट ने किताब भी लिख दी है इस पे। जी। देखिए ये तो सर कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान की भी सर बात कर दूं ब्रीफली। कैबिनेट जी मिशन प्लान पे मैंने भी कुछ काम किया है। जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था तो जिन्ना साहब ने पहले उसको कंडेम किया और सरप्राइजिंगली अगले महीने उसको एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करते वक्त क्या कहा? पाकिस्तान रिमेन्स अवर अनअल्टरेबल गोल। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस वाज दैट? जी सोनम। जी जी। एक तो मैंने प्रोफेसर साहब के बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला, बट उन्होंने स्टार्ट इससे किया कि आप पेशेंस रख लें। मुझे नहीं लगता मैंने आज तक इतनी पेशेंस रखी है, क्योंकि मैं तो इस तरह के कॉन्वर्सेशंस में बैठती ही नहीं जहाँ पे लोग बैठ के जलेबियां बनाते हैं। मैंने प्रोफेसर साहब के लिए बहुत पॉइंटेड क्वेश्चंस छोड़े थे, ही इज डॉज्ड ऑल ऑफ देम। मैंने उनसे क्लियरली कहा आप जो मैं आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ आप उसको सीधे सीधे चैलेंज करें, अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव कुछ फैक्ट्स हैं तो। वो कर नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं कहानियों में और किस्सों में। वो मेरा स्टाइल ऑफ डिबेट नहीं है। आई विल अगेन स्टिक टू माय स्टाइल ओनली। प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप यहाँ पे बैठ के पता नहीं यूके को रिप्रेजेंट कर रही हैं या यूएस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जबकि मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं, हम दुनिया भर को अपनी फैमिली मानते हैं, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। और जहां जहां मुझे लगेगा कि लोग पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से प्रॉब्लम में हैं, परसिक्यूट हो रहे हैं, उनके हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, मैं उन सबको रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ इंडियन सिटीजन तक अपने आप को कन्फाइन नहीं कर सकती। जहां मुझे लगेगा दुनिया में गलत हो रहा है और जो भी एग्जाम्पल मेरे खुद के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगी, जो भी एक यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट मुझे लगेगा ठीक है, मैं वो आर्ग्यूमेंट दूंगी। तो आप उसके बेसिस पे मुझे जज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं यहाँ बैठ के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करना तो दूर की बात है, इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत काबिल लोग हैं, वो इंडिया को जहां उनको रिप्रेजेंट करना होता है वो कर लेंगे। वो इस तरह के डिबेट्स में नहीं बैठते जिनका एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लगता कोई एंड रिजल्ट भी निकलता है। दूसरी बात प्रोफेसर साहब ने कही कि आपके लोग भी दुनिया भर में जा रहे हैं, तो भाई इकोनॉमिक माइग्रेशन तो दुनिया भर में हो रही है, बट हमारे लोग चटाई लेके और दो पीछे कपड़े की पोटली बना के दुनिया के बॉर्डर्स पे नहीं खड़े हैं कि आप हमें अंदर ले लें, ठीक है ना। ये सिर्फ दुनिया भर में आपको मुसलमान ही करते नजर आएंगे। आप बता दें कहाँ से इंडिया से मास माइग्रेशन हो रही है। अगर लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, ये तो दुनिया भर में होता है, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। और हमारे लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अमेरिका में डेटा निकाल के देख लें इंडियंस की क्या कंट्रीब्यूशन है, आप यूके में देख लें किस तरह की एम्प्लॉयमेंट इंडियंस जनरेट कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जस्ट दी रेवेन्यू, हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर खुद अवेल कर रहे हैं तो दूसरों के लिए जनरेट भी कर रहे हैं। तो आप मुस्लिम इमिग्रेंट्स को प्लीज इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ आप उनको कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने तो आपके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया था, क्योंकि आपने कहा कि हम ये चीज बर्दाश्त कैसे कर लेते कि इंडिया में ओवरवेलमिंग हिंदू मेजोरिटी है। तो मेरा तो आपसे ये सवाल था, बहुत पॉइंटेड सवाल था, तो फिर आप दुनिया भर में कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हैं? आपको फिर उन्हीं टेरिटरीज में रहना चाहिए मुसलमानों को जहां पे मुसलमानों की ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, क्योंकि जब आप दुनिया भर में जाते हैं तो आपको उनके रहन सहन से प्रॉब्लम होता है, उनके वे ऑफ लाइफ से प्रॉब्लम होता है। अगर कोई रमजान में खाना खा रहा है तो मुसलमान जाके गोरों को पूछना शुरू कर देते हैं कि हाउ डेयर यू ईट, इट्स माय रोजा टुडे। हम तो ये काम नहीं करते, हमारी भी नवरात्रि होती है, हम भी फास्टिंग करते हैं, हम तो लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं।
इसीलिए हमें कोई नहीं कह रहा ना, हम अगर माइग्रेंट्स भी बने हुए हैं दूसरे देशों में, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, तो हमें तो कोई नहीं कह रहा कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो थोड़ा सा अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग फॉल्स इक्विवेलेंसेस। दिस इज व्हाट हैज गॉट अस दिस फार। आप हमें कितनी भी गालियां दे दें, हकीकत ये है कि आज हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है और आप आईएमएफ के पास एक अपनी कशकोल लेके खड़े हैं, जिसके लिए आप जाने जाते हैं दुनिया भर में, कशकोल डिप्लोमेसी के लिए। तो इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स मूव ऑन। और मैं थोड़ा बढ़ना चाहूंगी पार्टीशन से, जो हो गया वो हो गया है हमारे लिए। तो हम तो ये मानते हैं इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम कहाँ जाते आज, जो आपके यहाँ पे भी 22 करोड़ है, हमारे यहाँ होते आज हमारे साथ ही होते तो हम तो और पीछे ही रह जाते। एज इट इज, अगर हमारे इंटरनली ये सब फॉल्ट लाइंस ना होते, या वी डिडंट हैव अ जिहाद प्रॉब्लम, आई लाइक टू से एज स्ट्रेट फॉरवर्डली एज आई कैन, तो शायद हम और भी बेहतर कर सकते थे। हमारे यहाँ पे जहां पे हिंदू अकलियत में आया, वहां पे हमारे यहाँ इंसर्जेंसी हुई। पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी बना, पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तानियों ने, ड्रग्स भेज भेज के, हथियार भेज भेज के। गोल्डन टेम्पल में जब ऑपरेशन हुआ तो वहां से पाकिस्तान मेड, चाइना मेड हथियार निकले। जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, जम्मू कश्मीर में हमने बहुत झेला। हमें तो ये सेटबैक्स है हमारे लिए उल्टा, तो हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि पार्टीशन हो गई। पहले हम इस पे रोते थे, आज हम इस पे खुशी मनाते हैं कि ये हमारे साथ जुड़े होते तो हम कहाँ होते, हम भी इनकी तरह आईएमएफ के पास आज कशकोल लेके खड़े होते। तो हम तो वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं, पार्टीशन को पीछे छोड़ते हैं। आज क्या जो भी आज के जो फैक्ट्स हैं, लेट्स स्टिक टू देम, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स आल्सो कंक्लूड दिस। जी इकबाल साहब, क्या आप देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या कश्मीर का हल जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके सिवा कोई और हल नहीं है कि आप स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें, और वरना इसी तरह 76 ईयर्स जो गुजरे हैं, इसी तरह 75 और गुजर जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल होना चाहिए। जंगें जो हैं वो कभी मसले का हल नहीं होती। मगर ज़ाहिर है कि रशिया चूँकि पावरफुल है, वो यूक्रेन में दाखिल हो गया और यूक्रेन को तकरीबन वो शिकस्त देने के काबिल है। इज़राइल चूँकि पावरफुल है, वो गज़ा में चला गया और पावरफुल इतना है कि सारी दुनिया को साथ लेके जाता है। आपने अगर माइट इज़ राइट ही है तो फिर तो ज़ाहिर है 75 ईयर्स गुजर गए हमारे, और वो यूएन में रेजोल्यूशन पड़ी भी है। जब तक नेहरू साहब थे वो तो मसला हल करना चाहते थे, इसीलिए तो 65 की वार हुई है, उसी लिए तो आगे बढ़े हैं। अब हमें आगे कैसे बढ़ना, मैंने पहले कह दिया, बातचीत के जरिए। ये ताना तशना जो होता है ना, वो मुनासिब नहीं होता कि हमारे लोग वो गए हैं। हमने सारे, मैंने देखे हैं जो हिंदू भी और सिख भी, जो उनकी हालत है सबकी, इंग्लैंड में तो कम से कम देखे, इंग्लैंड अमेरिका में मैंने देखा है, सब तो जाहिर है। इसी तरह तो हमारे भी बहुत सारे अमेरिका में बड़े पावरफुल लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, जनरेट करते हैं। ये कोई बहस नहीं है, ना मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, ना कोई हिंदू या मुसलमान की कोई बातचीत में हम डिबेट में जाना चाहते हैं। हम डिबेट ये कर ही नहीं रहे हैं कि आप जीते या मैं जीतूं। हम डिबेट ये कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ममालिक जो है वो किस तरह आगे बढ़ सके। और जो मैंने पहले कहा कि जो वो हमारे, अगर फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया कि जी हमारे साथ तजारत खोल लीजिए, अगरचे हुकूमत की तनकीद है उन पर कि आपने पूछे बगैर ये क्यों कह दिया, तो मेरा ख्याल है तजारत जो थी मुशर्रफ के ज़माने में तो शुरू हो गई थी। बसेस आ रही थी, ट्रेन आ रही थी, जा रही थी, और लोग नामुलाइज हो रहे थे। ये जो प्रोपेगेंडा है ना, दोनों तरफ से प्रोपेगेंडा, और वो माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने इनको 75 साल कुछ नहीं दिया, मजीद 75 साल हम और पावरफुल हो जाएंगे, कोई शक नहीं। एक जहाज आया, आपने अटैक किया, जवाबन आपका जहाज भी गिरा लिया। तो मतलब पावर, अब उस तरह पावर जो है ना, फिनोमेना बदलता जाएगा आइंदा आने वाले वक्तों में। हमें चाहिए ये कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना है, उसके साथ साथ जो हमारे देखना इकोनॉमिक कॉपरेशन होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होनी चाहिए। आपने तो मतलब आपने तो हमारे आर्टिस्ट को भी भगा दिया। इस तरह की जो नफरत है, फिर आप कहते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया ये तो हम कह रहे हैं जी हर बंदा अपने अपने मुल्क में चला जाए, वो हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए ना। इंग्लैंड का इश्यू है तो इंग्लैंड करे बात, मैनचेस्टर में है, बर्मिंघम में है, कहीं भी है। तो हम ये समझते हैं कि जहां जहां कोई भी गया, हमारा इंडियन पाकिस्तानी या इंसान जहां भी गया है, उसको हक हासिल था, और अगर वो वहां एडजस्ट हो रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ शकील साहब
25% मुसलमान जो हिंदुस्तानी थे, यहाँ पर भी थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मुखालफत की है। यूनानिस्ट पार्टी ने यहाँ पर वोट नहीं दिया था। यूनानिस्ट पार्टी आखिर में कोलिशन में आ गई। सिंध में यही आलम था, केपी में ये आलम था। तो पाकिस्तान जब बन गया तो बहुत सारे जो मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की वो पाकिस्तान में आ गए, मजलिस अहरार वाले आ गए, ठीक है ना, तो वो आ गए। इसी तरह इंडिया में भी जी वो मेरा ख्याल है हम बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं अच्छा जैसे सर, मैं आगे एक तो बढ़ने मैं की कह रहा हूँ जी, बात, हमें एक तो रिलीजन मैं को छोड़कर रीजन पर तवज्जो जी देनी पड़ेगी। एक तो सर मैं ये अर्ज करूं, जैसे आपने एक्सपेट्रिएट्स की बात की कि इंडियन एक्सपेट्रिएट्स और पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स, उसमें परसेंटेज देख लीजिए, कितने इंडियंस हाई अचीवर्स हैं, कितने पाकिस्तानी हाई अचीवर्स हैं, ठीक है ना। वन स्वालो डज नॉट मेक अ समर, जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो सर हमें इसका तनकीदी जायजा भी लेना चाहिए, और बिल्कुल पाकिस्तानियों लेना के है। कितने कितने सर टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी मुलव्वस पाए गए। सो वी नीड टू टेक अ क्रिटिकल लुक एट आवरसेल्व्स। और सर जो दूसरी बात आपने की है ना आर्टिस्टों वाली, कि इंडिया ने हमारे आर्टिस्ट भगा दिए, सर मुझे ये बताइए कि कितने आर्टिस्ट इंडिया के आपने यहां आने दिए। सर मुझे याद है लता मंगेशकर आना चाहती थी, उनका प्लान भी बन गया, लेकिन फिर 11th आवर पे वो कैंसिल करना पड़ा। इमरान खान इंडियन आर्टिस्टों को बुलाना चाह रहे थे फंड रेजर के लिए, जमाते इस्लामी ने कहा हम एयरपोर्ट का घेराव करेंगे, उसको वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो सर एक वन साइडेड स्टोरीज ना सुनाएं प्लीज, ये हमने ज्यादा किया है उससे। और मुझे याद है कलकत्ता में गया था 96 में, आई रहमान साहब हमारे वो लीडर थे उस वक्त के, तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया कि सर पाकिस्तान से इतने आर्टिस्ट आते हैं, आप हमारे आर्टिस्टों को क्यों नहीं बुलाते उधर। उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, ये वो आए बाएं शाएं बेसिकली। तो सर ये जो है ना, हमें थोड़ा सा तनकीदी जायजा लेना चाहिए। बिल्कुल लेना स्कोर, चाहिए। हाँ स्कोर जो है ना, ये हमें स्कोर सेटल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी एनी कंक्लूडिंग थॉट्स सोनम? जी बिल्कुल, इंडियन इन्होंने पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात की, तो मैं तो खुद इस फेवर में हूँ कि कल्चरल एक्सचेंज जो जो हॉस्टाइल ममालिक होते हैं उनके बीच भी होना चाहिए। पर बात यह है कि मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बड़ा क्लोजली फॉलो करती हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है ना, वो अगर आर्टिस्ट बन के रहे तो बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उसको आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, उसको आप स्ट्रेटेजिक कमेंट्री में भी देखेंगे, और फिर वो एंड में प्रोफेसर साहब की तरह बोल देगा कि नहीं मुझे तो इतना नहीं पता, मैं तो अपना नैरेटिव बता रहा हूँ, अपना एजेंडा बता रहा हूँ। तो जो आपको जो नहीं पता होता उस पर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैठ बैठ के कश्मीर के ऊपर कमेंट्री करेंगे, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी एक बात कही, 10 लाख की आपने फौज बैठा रखी है, 13 लाख की हमारे पास टोटल फौज है आर्मी, तो 10 लाख हमने कश्मीर में बैठा रखी है। और प्रोफेसर साहब की इत्तला के लिए मैं बता दूं कि एफ्सपा भी जम्मू कश्मीर से हटाने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आप उसको भी देख लें। और वहां पर एफ्सपा तब तक था भी नहीं जब तक आपने वहां से जिहादी, अफगान जिहाद के बाद वहां नहीं भेजे थे कश्मीरी पंडितों को निकालने के लिए। तो अगर इस तरह के एक्शंस होंगे तो हिंदुस्तान इज वेल विद इन इट्स राइट्स टू काउंटर दोज काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्शंस। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट अगर हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो जी आयन हूँ, आप आए यहाँ पे काम करें, पर जब यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हो ना तो फिर इतनी अपने आप में सकत भी रखें कि उनको कंडेम करें। और फिर पाकिस्तान को भी थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान ने तो इंडियन फिल्म्स को बैन कर रखा है। हाल ही में एक पंजाबी फिल्म बनी थी जिसमें इस तरह की स्टोरी थी कि दोनों तरफ के पंजाबी आर्टिस्ट थे। आपके यहाँ से इमरान अब्बास ने उसमें काम किया, वो तो खैर उर्दू स्पीकिंग है और वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी टीवी पे काम करते हैं। इंडियन साइड से इट वाज कंप्लीटली पंजाबी प्रोडक्शन, पंजाबी एक्ट्रेस थी, लड़की इंडियन थी, लड़का पाकिस्तानी था उस फिल्म के हिसाब से, और दोनों किसी तीसरे मुल्क में मिलते हैं और उनको प्यार हो जाता है, और वो कहते हैं कि कम से कम पंजाब के बीच में तो आना जाना होना चाहिए क्योंकि हम एक ही लोग हैं। इस चीज की वजह से पाकिस्तान में इतना बवाल हुआ कि आप ये चीज कैसे कह सकते हैं कि पंजाब, दोनों जो पंजाब है उनके बीच में बॉर्डर खोल देना चाहिए, हम एक ही लोग हैं, कि ये तो आप आइडिया ऑफ पाकिस्तान को नेगेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक के देख लेना चाहिए। हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है पाकिस्तान से, जो आए यहाँ पे हम उसको लॉन्च करें बैठ के। ये आतिफ असलम जैसे जो लोग हैं जिनको इंडिया में आके रिकॉग्निशन मिली, फवाद खान, माहिरा खान, दे आर आर्टिस्ट पार एक्सीलेंस। मैं ये आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे फ्रॉम देम, बट द फैक्ट इज दैट दे गॉट रिकॉग्निशन आफ्टर कमिंग टू इंडिया, वरना उससे पहले उनको कौन जानता था। और प्रोफेसर साहब ने तो कुछ जनरल बातें की, मैं आपसे 3-4 बड़ी पॉइंटेड सी बातें करूंगी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि एक फॉर्मल अपॉलॉजी पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे और एक्नॉलेज करे इस बात को कि हमने आपके यहाँ जो दहशतगर्दी की है अब हम वो काम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि आप
ये चीज जो है, इसको पहले तो ये आप इसको माने बाकायदा, बांग्लादेश भी आपसे अपॉलॉजी मांगता है, हम भी कहते हैं कि आप हमें अपॉलॉजी दें। उसके बाद हाफिज सईद जैसे जो लोग हैं, दाऊद इब्राहिम जैसे जो लोग हैं, जिनको आपने अपनी गोद में बिठा रखा है, आप टीवी मीडिया पे कहते हैं, दुनिया को कहते हैं कि हमने हाफिज सईद को जेल में डाल रखा है। जब लाहौर में ब्लास्ट हुआ है तो एजाज क्या नाम है उनका, जो ये जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी, आजाद सैयद साहब है, जी एजाज सैयद की उन्होंने बात ये कर रहे हैं। बात, जी आजाद सैयद साहब ने अपने शो टॉक शॉक में ये बात मानी थी कि हाफिज सईद अपने घर पे था उस टाइम पे। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का मैं स्ट्रीट रिएक्शन वीडियो देख रही थी, जिसमें हाफिज सईद की जो पार्टी है मिली लीग, उसका एक कारकुन ये कह रहा था कि अभी पिछली छोटी ईद में हाफिज साहब जो है वो गोटकी में थे, तबलीग कर रहे थे। तो ये कौन सी जेल होती है कि जिसमें वो कभी अपने घर पहुंच जाता है, कभी गोटकी में पहुंच जाता है। तीसरी चीज, जो आपके यहाँ पे हेट करिकुलम है विच डिमोनाइजेस द हिंदूज एंड सिख्स, उसको आप रिफॉर्मुलेट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लास्टिंग पीस में आपका यकीन है, ना कि सिर्फ आप एक अपॉर्चुनिस्ट वाला काम कर रहे हैं कि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो बड़ी वीक है, तो इंडिया से रिलेशंस हम नॉर्मलाइज कर लें। और चौथी बात जो शायद आप दोनों को चुभेगी, बट द रियलिटी इज जम्मू कश्मीर इज आवर्स, प्लीज फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, दैट्स द ओनली वे। हम ये जब कहते हैं कि बायलेटरल इशू है, तो हम ये कहते हैं कि जो पीओजेके का इशू है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं बैठ के। जम्मू कश्मीर पे हम कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उसके ऊपर कोई भी क्लेम अपना जो है वो स्टेक करे, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हर इंडियन के मुंह से आप यही सुनेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। प्लेबिसाइड करवाना है आपको तो आप अपनी फौज हटा लें एज पर द यूएन रेजोल्यूशन एंड लेट्स गो अहेड। आप अपनी फौज नहीं हटाएंगे तो प्लेबिसाइड कैसे होगा? हम तो आज भी तैयार हैं, जिन लोगों को वहां से भगाया गया उनको वापस वहां बसाते हैं, प्लेबिसाइड करवा लेते हैं। जी प्रोफेसर साहब, कंक्लूडिंग थॉट्स प्लीज। मैं इनके जो बड़े सिंसियर थॉट्स हैं, विशेष हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। जाहिर है कि हम किसी पर ऑर्डर तो नहीं कर सकते ना, इम्पोज तो नहीं कर सकते। अपॉलॉजी इंडिविजुअली मैंने बांग्लादेश वालों से कई दफ़ा की होगी, फॉर इंस्टेंस स्टेट लेवल पे हो सकता है वक्त आ जाए। अब जब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, दोनों तरफ है। अभी भी हमारे कल परसों जो अटैक हुए हैं, बलूचिस्तान में हुए, केपी में हुए, तो उनमें जाहिर है जो हमारे जो लोग बातें करते हैं वो तो राह की तरफ इशारा करते हैं। तो फिर अपॉलॉजी तो दोनों तरफ बनेगी। अगर क्रिटिकल एनालिसिस ही करना है, आपने अंडरस्टैंड देखिए ना, रिविजिट करना होगा, दो तरफ से करना होगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ ये कि जी पाकिस्तानी क्रिटिकल एनालिसिस करें तो उधर साइड से ना हो, मुश्किल हो जाएगा। हम भी इंडिविजुअली सतह पे भी, मैं कह रहा हूँ शकील साहब, रहा ये कि देखें इकोनॉमिक और कल्चरल जो एक्सचेंजेस है वो बहुत ज़रूरी हैं, सोशल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। देखिए अगर कोई आर्टिस्ट आपके मुल्क में आगे बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको बड़ी बड़ी स्क्रीन है, बहुत बड़ा एक मार्केट है, और फिर ज़ाहिर है हर चीज़ रिफाइंड है वहाँ पर पाकिस्तान की निस्बत। लाहौर तो जो पहले कल्चरल सेंटर था वो कराची शिफ्ट हो गया, हमारे तो जो फिल्म जो फिनोमेना है वो ही बिल्कुल कम हो गया, तो अब रिवाइव हो रहा है बेशक। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आपके भी तो देखना, बहुत सारे जो हमारे हीरो समझते हैं फिल्मों के हीरो, वो पॉलिटिक्स में आते रहे हैं, वो मिनिस्टर्स भी बनते रहे हैं। शायद वो ज्यादा मोहतात थे। शत्रुघ्न सिन्हा जो होते वो ज़िया-उल-हक के बहुत फेवरेट हुआ करते थे, यहाँ चक्कर लगाया करते थे। अभी वो एक और जिनका पिछले दिनों इंतकाल हुआ है, वो तो बड़े पाकिस्तान में जब भी आते थे लोग सर आंखों पे बैठाते थे। आप भी तशरीफ लाइए, आप भी देख लीजिए कि पाकिस्तानी जो है उनको पता ही नहीं है क्योंकि इंडियन है तो उससे मैंने नफरत करनी है। ना ही मैंने इंडिया में ये फिनोमेना देखा है। ये जरूर है कि ये जो मीडिया में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिबेट हम नहीं मैं करना चाहता ना, उसमें हम आना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें रीजन को देखना चाहिए, हमें सार्क को रिवाइव करना चाहिए, हमें जैसे आज बात हुई है हमें इससे निकलना चाहिए। चले फ्रीडम मूवमेंट को भी सेटल्ड एस्टैब्लिश्ड फैक्ट मान के आगे बढ़ना चाहिए, और ये भी मानना चाहिए कि अगर हमने सिखों को यहाँ पर अनड्यू फेवर की पाकिस्तान ने, तो आपने भी बंगाल में की है, आप भी अभी कर रहे हैं। उसको अगर कर रहे हैं, हम अब कम से कम इंडिविजुअली जो स्कॉलर्स हैं उनमें इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि मानना चाहिए अगर उनको डाउट्स है उन्हें क्लियर करना चाहिए। तो फिर हमारे पास तो देखना कुलभूषण यादव वाला भी मसला आ जाता है, कभी आपके जहाज को भी
गिराकर हमने पकड़ लेते हैं, पायलट को पकड़ लेते हैं, अगले दिन छोड़ भी देते हैं। तो इस तरह हमारे भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो हम जाकर इंडिया में करते हैं और करते होंगे। हमें इसको नज़र रखनी चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, और मेरा ख़्याल है कि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम हॉक्स ना बने। हॉक्स तो हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, वो हॉक्स हैं, वो नहीं चाहते इंडिया पाकिस्तान, ना ही जो वार इंडस्ट्री यूरोप में है या अमेरिका में है, वो अपने वेपन्स कहाँ बेचेंगे? वो इंडिया पाकिस्तान को जंग में और अब अफगानिस्तान को एक बैटल ग्राउंड बनाना जा रहे हैं। देखना, आपका इंडिया का चाइना के साथ भी है, चाइना को भी इनकॉर्पोरेट करे, और ये जो हमारा सी पैक है इसको बनने दिया जाए। इसी तरह और इंडिया को भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। इंडिया भी चाइना के साथ रिलेशनशिप डेवलप है, उनके देखना 100 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड है, उनकी जंगें भी हैं, नाराजगियां भी हैं, बॉर्डर सिविलाइजेशनल वॉर सर, हम जी सिविलाइजेशनल वॉर पे नहीं है ना चाइना के साथ। वो गजवाए हिंद करने की बात नहीं करते, वो बॉर्डर डिस्प्यूट से हम सेटल कर लेंगे। एक दो बातें आपने जो कही लास्ट में उनको बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई लड़ाइयाँ ना हो, इवन हमारी यहाँ पर कोई डिबेट ठीक ना है सर, बस एक दो चीजें आपने कही जो जिनका जवाब देना जरूरी है। एक तो आपने मेरी बात को ठीक से सुना नहीं शायद। मैंने ये नहीं कहा कि आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। आर्टिस्ट अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहे तो जरूर जाना चाहिए। आर्टिस्ट की बहुत मकबूलियत होती है भारत में, तो ये होता रहता है। अभी कंगना रनौत को टिकट मिली है। बात ये कि आपको रोल स्विच नहीं करते रहना चाहिए। जैसे आपके यहाँ कुछ लोग हैं, कभी सहाफी बन जाते हैं, कभी पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो फिर से सहाफी भी बन जाते हैं कुछ महीने बाद। वो काम नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट को या तो आप आर्टिस्ट बने रहे, अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आप खुले में आए। अगर आप मुझे बताएं, वैसे तो हमारे रॉ का कोई ऐसा ISPR जैसा विंग नहीं है, हम फिल्में, वीडियो गेम्स, सैनिटरी पैड्स ये सब नहीं बनाते। अगर आप देखें रॉ का कोई एक PR विंग हो शकील साहब, और इंडियन एक्टर्स आप देखें कि रॉ के इवेंट में जा रहे हैं, आप कितने कंफर्टेबल होंगे उन आर्टिस्ट को पाकिस्तान में लेने के लिए? आपके आर्टिस्ट हैं जो ISPR के इवेंट्स में जाते हैं, उनके कहने पे सिमिलर ट्वीट्स करते हैं इंडिया के खिलाफ, कश्मीर में ये हो गया, ऐसा लगता है ब्रीफ आया हुआ है, तो हम तो उनको कॉशियसली लेंगे। तीसरी बात आपने ये कही सर कि बलोचिस्तान में भी हो रहा है काउंटर, मतलब ये दोनों तरफ से जो है टेररिज्म हो रहा है। तो मैंने आपसे बार बार कहा कि आप उसका सबूत दे दें, और सबसे पहले आप इस चीज के ऊपर प्लीज एक नेशनल कंसेंसस बना लें कि आपने कुलभूषण जाधव को पकड़ा कहां से था। क्योंकि आपकी फौज का वर्जन डिफरेंट है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसका वर्जन डिफरेंट है, और जो आपका मामा कादिर है उसका वर्जन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। चौथी बात आपने कही कि आपने यहाँ पे जहाज भेजे, तो हमने भी भेजे, बहुत अच्छा काम किया आपने भेजे, बट ये देख ले कि वो क्यों हुआ। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, जिनको आपने पहले कहा कि हुई नहीं है। अगर हुई नहीं थी तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हुई? तो आज वही बात तो तालिबान कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे हमले क्यों कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की ये स्टेटेड पोजीशन है कि अगर अफगानिस्तान की जमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज होगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। वी आर वेल विद इन आवर राइट्स, एंड आई बैक दैट पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी सरजमीन यूज होती है तो पाकिस्तान का पूरा हक बनता है कि पाकिस्तान वहां स्ट्राइक करे। बट फिर आप ये देख ले कि आप कल हिंदुस्तान को भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि आपके पास तो इसका कोई सबूत नहीं है कि TTP वहां से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारी बात दुनिया मानती है। अभी US ने एक हाल ही में रिपोर्ट रिलीज की है शकील साहब, ये तो अभी महीना भी नहीं हुआ इस रिपोर्ट को आए हुए, जिसमें वो आज भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान में जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कोवर्ट सपोर्ट करता है। तो ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं। जो हमारे लिए कह रहे हैं वो सिर्फ आप कह रहे हैं। चाइना के साथ हमारी इतनी दुश्मनी है, चाइना भी हमें ये तो नहीं एक्यूज करता कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं। हम उनको नहीं करते, वो हमें नहीं करते। हमारा एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उसको हम उसका मसला हल कर लेंगे। वी आर नॉट एट एन आइडियोलॉजिकल वॉर विद ईच अदर। तो आप प्लीज उसकी चिंता ना करें, आप अपने घर को जो है उसको ऑर्डर में लाएं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, थैंक यू सोनम। और डिबेट जो है ना इकबाल साहब, मेरा ख्याल है डिबेट बुरी चीज नहीं है, बट वी शुड डिबेट थिंग्स इन अ सिविलाइज्ड मैनर विदाउट टर्निंग इट इनटू अ शाउटिंग मैच। तो मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूं। सो थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, सोनम। आपका शुक्रिया सोनम, आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर यू सर, पेशेंस। थैंक यू। नाइस टू सी यू सर, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। नाइस टू मीट यू।